नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से कितने के सही आंसर आपके होते हैं। लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं। साथियों, दरिया बनकर किसी को डुबाना बहुत आसान है, मगर जरिया बनकर किसी को बचाए तो कोई बात बने। सही बात साथियों, किसी को डुबोना तो बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन अगर किसी को बचा लिया जाए तो वो बड़ी बात होती है साथियों। और आज बर्थडे स्पेशल एपिसोड है साथियों, आज मेरा बर्थडे भी है, तो आज ये वीडियो बड़ा स्पेशल है आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी साथियों। और सभी को स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आप सभी का, जितने भाई इस चैनल से जुड़े हुए हैं। तो चलिए साथियों, देखते हैं कि आज का टॉप 20 क्वेश्चन कौन कौन सा है और आपके कितने सही होते हैं, इसको ज़रूर आप मैसेज करिएगा। तो ये रहा साथियों पहला क्वेश्चन। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया, बताना है साथियों। आदिकाल, जो हिंदी का आदिकाल होता है साथियों, इसको वीरगाथा काल किसने कहा है आपको बताना है साथियों। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, ठीक है, महापंडित राहुल संकृत्यायन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बता दीजिए साथियों, वीरगाथा काल, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है, ये आपको बताना है साथियों। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चलिए बताइए, ए, बी, सी या फिर डी क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल साथियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है साथियों, वीरगाथा काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल साथियों, भगवान राम क्या थे साथियों, बहुत वीर थे। भगवान राम क्या थे साथियों, बहुत वीर थे। और इन्होंने क्या कहा है साथियों, आदिकाल को क्या कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। अनंत का पर्यायवाची है साथियों। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ही न हो साथियों, उसका पर्यायवाची है, आपको बताना है साथियों। अपरिमित, अनभिज्ञ, अजीत या फिर अनुपम। चलिए बताइए साथियों, ए, बी, सी या फिर डी क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताइए। अनंत, जिसका कोई अंत न हो, उसके लिए पर्यायवाची शब्द आपको बताना है साथियों। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, अपरिमित। ठीक है साथियों, जिसका कोई अंत न हो, इसके लिए क्या होगा साथियों, अपरिमित राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। छां तक न पाना, छां तक न पाना मुहावरे का अर्थ है साथियों। पास तक न आने देना, पास बैठाना, परछाई पकड़ना, पीछे चलना। बताइए, छां तक न पाना, ठीक है साथियों, जो छां होती है उसको तक न पाना, मुहावरे का क्या अर्थ है आपको बताना है। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी क्या होगा सही जवाब, आप बताइए साथियों। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा साथियों ए, पास तक न आने देना। ठीक है, छां तक न पाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है साथियों, पास तक न आने देना। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। भारत की फजाओं को सदा याद रहूँगा, भारत की फजाओं को सदा याद रहूँगा, आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा, चंद्रशेखर आज़ाद, नमन नमन नमन। चलिए साथियों बताइए, दूर के ढोल सुहावने होते हैं मुहावरे का अर्थ है सहायता प्रदान करना, दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है, जीवन की कटुता का अनुभव होना, ठीक है, संसार आकर्षक लगता है। चलिए, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, बता देना है साथियों, इसका सही जवाब बताइए। 4 ऑप्शन है, ठीक है। चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है साथियों। क्या है साथियों, दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। निशा का पर्यायवाची है साथियों, आपको बताना है निशा का पर्यायवाची क्या है साथियों। चलिए बताइए, गोधूली, संध्या, अंधकार या फिर रात। निशा का पर्यायवाची बताना है साथियों। चलिए बताइए साथियों, निशा का पर्यायवाची क्या हो, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, रात होता है निशा का पर्यायवाची साथियों। रजनी, निशा, विभावरी, ये सब किसके पर्यायवाची हैं साथियों, रात के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। निम्नलिखित में से हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है साथियों, आपको बताना है। चलिए साथियों, निम्नलिखित में से हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य पूछ रहा है, आपको बताना है साथियों। जो हीमोग्लोबिन होता है, चलिए, ऊर्जा का उपयोग करना, रक्त अल्पता होने से रोकना, बैक्टीरिया का विनाश करना, ऑक्सीजन का वहन करना। ठीक है, वहन करना साथियों। चलिए बताइए,
हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य पूछ रहा है साथियों, साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, आप जल्दी से बताइए साथियों, ए बी सी या फिर डी। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, ऑक्सीजन का वहन करना। ठीक है साथियों हीमोग्लोबिन रुधिर में ऑक्सीजन का प्रवाह करता है साथियों, यह ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग लाइपेज एंजाइम उत्पन्न करता है। चलिए साथियों बताइए कौन सा अंग लाइपेज एंजाइम्स उत्पन्न करता है। रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, बता दीजिए इसका सही जवाब आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अंग लाइपेज एंजाइम उत्पन्न करता है। चलिए बताइए साथियों क्या होगा इसका सही जवाब, अग्नाशय, बड़ी आंत, जिगर या छोटी आंत। चलिए बताइए साथियों क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताइए साथियों, ए बी सी या फिर डी। चलिए बताइए साथियों, तो इसका सही जवाब होगा ए साथियों, अग्नाशय। साथियों, अग्नाशय का कार्य लाइपेज एंजाइम्स का स्रावण करना है साथियों, यकृत के द्वारा पित्तों का स्रावित होता है साथियों, जो पित्त होते हैं साथियों, पित्त एक प्रकार का जूस होता है साथियों, वो स्राव किसके द्वारा होता है साथियों, यकृत के द्वारा। आंतों में उपस्थित बैक्टीरिया विटामिन K2 का संश्लेषण करते हैं, आंतों में बैक्टीरिया जो उपस्थित होते हैं साथियों विटामिन K2 का संश्लेषण करते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, ए, लाइपेज एंजाइम उत्पन्न करता है कौन साथियों, अग्नाशय। चलिए पैंक्रियाज जो होता है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, कौन से जीवाणुओं को जीवित और अजीवित, ठीक है साथियों, जीवित और अजीवित दोनों माना जाता है, बताना है साथियों, कौन से जीवाणुओं को जीवित और अजीवित दोनों माना जाता है साथियों। चलिए बताएं, बैक्टीरिया, कवक, शैवाल या फिर वायरस, बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए साथियों, मरने का हमें कोई गम नहीं, ऐ खुदा जिस मिट्टी में मिलूं वो मिट्टी हिंदुस्तान की होनी चाहिए। चलिए सभी शहीदों को सत सत नमन। बताइए साथियों कौन से जीवाणु जीवित और अजीवित दोनों माने जाते हैं, आपको बताना है साथियों। चलिए ए बी सी या फिर डी, तो इसका सही जवाब होगा साथियों डी, वायरस। साथियों, वायरस को सजीव एवं निर्जीव की बीच की कड़ी माना जाता है, क्योंकि इनमें दोनों गुण पाए जाते हैं साथियों। इसकी खोज आई.बी. इवानोस्की ने की थी साथियों, आई.बी. इवानोस्की ने इसकी खोज की थी साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे साथियों। चलिए बता दीजिए साथियों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, आपको बताना है साथियों। रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, धर्मपाल या पुलकेशिन द्वितीय। चलिए साथियों विक्रमशिला साथियों, इसके संस्थापक का नाम पूछ रहा है, बता दीजिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, धर्मपाल या पुलकेशिन द्वितीय। चलिए साथियों बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, धर्मपाल। ठीक है साथियों, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की संस्थापना या स्थापना की है साथियों, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, मेघदूत के लेखक कौन है, आपको बताना है साथियों। सुंदरका, विशाखा दत्त, कालिदास या फिर चाणक्य। बताइए मेघदूत के कौन है साथियों रचनाकार, आपको बताना है साथियों। चलिए साथियों ए बी सी या फिर डी, तो इसका सही जवाब होगा साथियों सी, कालिदास। संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे साथियों। इनके जन्मस्थान के बारे में भी विवाद है। ये विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे साथियों। विक्रमादित्य के दरबार में जो नवरत्न थे साथियों, उनमें से एक थे। प्रारंभिक जीवन में कालिदास अनपढ़ और मूर्ख थे साथियों। ठीक है, बाद में इनको कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ आपको पता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है, आपको बताना है साथियों। चलिए, अनुसूचित जनजातियों का उत्थान, अल्पसंख्यकों का उत्थान, बाल विवाह, महिलाओं का सशक्तिकरण। चलिए शारदा अधिनियम बताना है साथियों, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है, चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब होगा साथियों सी, बाल विवाह से साथियों। बाल विवाह से शारदा अधिनियम का संबंध है साथियों। ठीक है, ये बाल विवाह से साथियों। और 1930 में साथियों शारदा एक्ट 1930 साथियों। ठीक है, तो शारदा अधिनियम किससे है साथियों, बाल विवाह से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, दल बदल कानून भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है साथियों। चलिए
भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है आपको बताना है साथियों। चलिए दूसरी, 10वीं, तीसरी या फिर चौथी, बता दीजिए साथियों। दल बदल कानून भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है साथियों, चलिए बताइए साथियों। तो इसका सही जवाब होगा साथियों बी, 10वीं अनुसूची में साथियों। 24 जनवरी 1985 साथियों 52वां संवैधानिक संशोधन विधेयक के जरिए लोकसभा में पेश किया गया था साथियों, ठीक है। और संविधान ये साथियों दल बदल किसमें, 10वीं अनुसूची में, संविधान की 10वीं अनुसूची में है साथियों, ठीक है। 10वीं अनुसूची को ही दल बदल कानून के तौर पर जाना जाता है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। रेड डाटा बुक में कौन सा डाटा पाया जाता है आपको बताना है साथियों। चलिए, वतन की मोहब्बत में हम खुद को तपाए बैठे हैं, हम मरेंगे तो वतन के लिए, ये मौत से भी शर्त लगाए बैठे हैं, सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए बताइए साथियों, रेड डाटा बुक में कौन सा डाटा पाया जाता है। चलिए साथियों, रेड डाटा बुक कौन से कलर की होती है बताइए आप लोग, चलिए बता दीजिए पहले कौन से कलर की होती है, ठीक है। रेड डाटा बुक में कौन सा डाटा पाया जाता है, सभी वनस्पति प्रजातियां, सभी जंतु प्रजातियां, सभी विलुप्त प्रजातियां, सभी दुर्लभ प्रजातियां। चलिए बताइए साथियों, रेड डाटा बुक में, चलिए बताना है साथियों आपको सही जवाब इसका क्या होगा, आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। तो इसका सही जवाब होगा साथियों सी, सभी विलुप्त प्रजातियां साथियों, ठीक है। जो संकटापन्न रहती हैं साथियों, जो संकट में भी रहती हैं, उनको भी इस बुक में प्रकाशित किया जाता है साथियों, ठीक है। और ये कौन सी कलर की होती है साथियों आप बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म का मिश्रण है साथियों, कॉम्बिनेशन है साथियों। गुफाएं बौद्ध धर्म का, हिंदू धर्म का और जैन धर्म का मिश्रण है, बताइए साथियों। चलिए बताइए, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा या बादामी की गुफाएं, बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। चलिए साथियों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, एलोरा की गुफाएं साथियों। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है साथियों। ये हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्मों को समर्पित है साथियों। यहीं पर भगवान शिव को समर्पित कैलाश मंदिर भी स्थित है साथियों। वर्ष 1983 में साथियों, वर्ष 1983 में साथियों इसको क्या किया गया साथियों, इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है साथियों, बता देना है साथियों। चलिए बताइए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक का नाम पूछ रहा है साथियों, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। चलिए जल्दी से बता दीजिए साथियों। अरुंधति राय, अनीता देसाई, अमर्त्य सेन या अरुण शौरी, बताइए क्या होगा सही जवाब, आप जल्दी से बता दीजिए। चलिए साथियों बताइए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स मतलब भगवान एक छोटी वस्तु है, बताइए इसके राइटर कौन है, ए, बी, सी या फिर डी। इसका सही जवाब होगा साथियों ए, अरुंधति राय साथियों। अरुंधति राय साथियों इनकी पुस्तक है क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स साथियों। अरविंद अडिगा ने एक पुस्तक लिखी है साथियों, उसका नाम क्या है बताइए, वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर। और सलमान रुश्दी की एक पुस्तक है साथियों, बहुत ही फेमस है, क्या नाम है उसका, चलिए बताइए, मिडनाइट चिल्ड्रन। क्या है साथियों, मिडनाइट चिल्ड्रन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। म्यांमार की राजधानी क्या है आपको बताना है साथियों। चलिए जल्दी से बता दीजिए साथियों, म्यांमार की राजधानी क्या है आपको बताना है। चलिए बताइए साथियों क्या है। चलिए ये थिम्पू है साथियों, ये थिम्पू, ठीक है। चलिए नेप्पीदाव, यांगून, रंगून या थिम्पू, म्यांमार की राजधानी पूछ रहा है साथियों, जल्दी से बता दीजिए। चलिए ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, म्यांमार की राजधानी क्या है साथियों, नेप्पीदाव, ठीक है साथियों। ये म्यांमार की राजधानी है साथियों, ठीक है। और भूटान की क्या है, भूटान की थिम्पू है साथियों, क्या है थिम्पू। और यंगून, रंगून, यंगून बताइए वर्मा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक है साथियों, आपको बताना है। चलिए बता दीजिए साथियों। शिव कुमार वर्मा, सितार, बांसुरी, संतूर या तबला, चलिए बता दीजिए साथियों किसके ये प्रसिद्ध वादक हैं साथियों, आपको बताना है। चलिए बताइए साथियों, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, सी, संतूर के हैं साथियों, शिव कुमार, ठीक है। शिव कुमार, स से शिव कुमार और स से संतूर साथियों, ठीक है। संतूर, शिव कुमार, ठीक है, ये संतूर वादक हैं साथियों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है साथियों, चलिए बताइए, कथक, कथकली, भांगड़ा या गरबा, बताइए गुजरात का पूछ रहा है साथियों, अब जल्दी से बता दीजिए। चलिए कथक कहाँ का है साथियों, ये हमारे यूपी का है। कथकली केरल का है साथियों, कथकली कहाँ का है साथियों, केरल का। और भांगड़ा बताइए पंजाब, गरबा
ये गुजरात का है साथियों। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा साथियों? डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। बिरजू महाराज किस विधा के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? मणिपुरी नृत्य, कथक, ओडिसी या कथकली? चलिए साथियों, बिरजू महाराज के बारे में पूछ रहे हैं, अब जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए, अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सभी शहीदों को सत सत नमन साथियों। चलिए, बिरजू महाराज किस विधा के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं साथियों? बताना है, ए, बी, सी या फिर डी। चलिए बताइए साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, कथक साथियों। और ये कहाँ का है? यूपी का है साथियों। यूपी का ये शास्त्रीय नृत्य है साथियों, और इसी के प्रसिद्ध प्रतिपादक कौन है? बिरजू महाराज साथियों। ठीक है, बिरजू महाराज साथियों प्रसिद्ध है कथक नर्तक एवं शास्त्रीय गायक है साथियों। 1986 में साथियों उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1986 में साथियों पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। चलिए, ये रहा लास्ट का क्वेश्चन साथियों, और देखिए कौन सा क्वेश्चन है, ये है साथियों, प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे साथियों, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के राइटर का नाम बताना है साथियों। इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के राइटर का नाम बताना है साथियों। चलिए, सचिन तेंदुलकर, बीबीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली या फिर चेतन चौहान? बता दीजिए साथियों, क्या होगा सही जवाब? जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए, किसी के गजरे की खुशबू को महकता छोड़ाया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ाया हूँ, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ऐ भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। चलिए साथियों, सभी शहीदों को सत सत नमन। बताइए, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? सचिन तेंदुलकर, बीबीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली या चेतन चौहान? तो इसका सही जवाब होगा साथियों ए, सचिन तेंदुलकर साथियों। सचिन तेंदुलकर है साथियों, भारतीय क्रिकेटर है साथियों, और इन्हीं की आत्मकथा है साथियों प्लेइंग इट माई वे। ठीक है साथियों, यह पुस्तक 5 नवंबर 2014 को साथियों मुंबई में लॉन्च की गई थी। इसके लेखक सचिन तेंदुलकर तथा बोरिया मजुमदार हैं। सचिन तेंदुलकर तथा बोरिया मजुमदार साथियों। ठीक है, बोरिया मजुमदार साथियों, तेंदुलकर भी हैं और बोरिया मजुमदार भी है साथियों। ये आज का टॉप 20 क्वेश्चन था साथियों। आई होप कि आपको पसंद लगा होगा साथियों, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चैनल को इतना टाइम दिया साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों अगर आप नए हैं चैनल पर। और डेली 8 बजे साथियों, 8 बजे शाम को साथियों डेली टॉप 20 क्वेश्चन लेके आता हूँ जीके का, जो आपको विभिन्न एग्जाम्स में आपकी जरूर हेल्प करेगा साथियों। अपने बड़ों का, माता पिता का सम्मान करेगा साथियों। गरीबों का भी सम्मान बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिएगा साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।